गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार सभी साथियों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। ये रिकॉर्डेड वीडियो है दोस्तों, शिक्षा में समसामयिक मुद्दे। ये अंतिम यूनिट है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का थ्योरी सेक्शन का। तो यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं जितने भी अभी तक महत्वपूर्ण शिक्षा नीतियाँ बनी हैं या शिक्षा से संबंधित जो भी स्टेप्स लिए गए हैं सरकार के द्वारा या फिर शिक्षा समितियों के द्वारा या कोई संगठन या फिर कोई कमेटी के द्वारा, तो उनके सवाल यहाँ पर करने वाले हैं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। इसका थियोरी सेक्शन जो हुआ, थ्योरी क्लास में हम लोगों ने बहुत ही कम समय में जितने भी इम्पोर्टेंट आपके चाहे संवैधानिक स्टेप्स लिए गए हो, सरकार द्वारा शिक्षा नीतियाँ की बात करें, सारी चीज़ों को हमने बहुत ही लिमिटेड और शॉर्टकट में कंप्लीट कर दिया है। तो उसको अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा। और कल से आपका जो है लाइव क्लासेस 3 टाइम रेगुलर होगा, टेस्ट भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग कंप्लीट रिवीजन करते रहें। फ़िलहाल इसको आप लोग देख लीजिए जल्दी से, ये रिवीजन के लिए है। टॉपिक का नाम थंबनेल में मेंशन है। भारत में साक्षरता दर की बात करें यहाँ पर तो 73% 2011 जनगणना के अनुसार। सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ पर है 2011 के अनुसार? केरल में। भारत का न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य जो है आपका बिहार है, सभी साथियों को पता है। निम्नलिखित में कौन सी सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है? तो यह है आपका दोस्तों लक्षद्वीप है आपका। यहाँ पर इस तरह के सवाल नहीं पूछे गए हैं लेकिन पूछे जाने की संभावना होती है, इसलिए सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोग करें। भारत का न्यूनतम साक्षरता वाला यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यह है आपका ऑप्शन सी, दादर एवं नागर हवेली। झारखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी है साथियों 2011 के अनुसार? तो ये है आपकी 66.4। आगे देखेंगे झारखंड का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला कौन सा यहाँ पर जिला है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर साथियों रांची। झारखंड का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला 2011 जनगणना के अनुसार साथियों यहाँ पर आपका ये है पाकुड़। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से सवाल पूछेंगे, देखेंगे किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार के तहत इसको जोड़ा गया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का 21A। सभी को पता है, ये सारी चीज़ें हमने मेंशन करी है। 86वें संशोधन के तहत मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। और निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ है? ये पारित हुआ है, ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये पारित हुआ 2009 में साथियों। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट कब लागू हुआ है? ये यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर 2010 में। वहीं आगे बात करें शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कितने आयु समूह के बच्चों के लिए अनिवार्य हुआ निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम में कौन सा उद्देश्य नहीं है? देखिए, शिक्षा को प्राइमरी एजुकेशन को सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन करना है, समावेशन बढ़ाना है। माध्यमिक और उच्च शिक्षा की बात नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर एज रेंज जो 6 से 14 वर्ष के बालकों के बारे में ही बात कर रहा है। उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 तो यहाँ पर यही वाला हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। संयुक्त राष्ट्र के तहत शिक्षा का अधिकार क्या है साथियों? शिक्षा का अधिकार संयुक्त राष्ट्र के तहत है। उपरोक्त सभी आप लोग देख लीजिएगा। सितंबर 2019 में स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक SEQI किसके द्वारा जारी किया गया है? जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ये सवाल पूछे जाते हैं। स्कूली शिक्षा गुणवत्ता SEQI 2019 के अनुसार शीर्ष स्थान पर है, सबसे ऊपर कौन है? तो है आपका केरल साथियों। आगे NCT, CBSE, NCERT ये सब के भी सवाल देखेंगे। NCF के सवाल देखेंगे। जो शिक्षा समितियां बनी हैं उनका भी देखना है। स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ये इम्पॉर्टेंट सवाल है। नीति आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विश्व बैंक, ये सभी के द्वारा तैयार किया जाता है साथियों। भारत में प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता के सटीक आकलन के लिए स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक को किसमें विभाजित किया जाता है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिणाम, शासन और प्रबंधन, ये दोनों हो जाएगा A B यहाँ पर।
स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको आकलन में शामिल किया गया है? आकलन में किसको शामिल किया गया है? गुणवत्ता सूचकांक में सीखने की प्रक्रिया को, ढांचा को, राज्य द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आंकड़ों को, सभी को यहाँ पर शामिल किया गया है। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक 2019 में अंतिम स्थान पर है? तो यहाँ पर आपका है साथियों उत्तर प्रदेश। स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक के उद्देश्यों के संबंध में निम्न में से एक कौन सा कथन जो है सत्य है? यहाँ पर कथन जो सत्य है आपका दोस्तों वो है आपका, राज्य का ध्यान इनपुट से आगे आउटपुट की ओर आकर्षित करना सही बात है। राज्यों की शैक्षिक गुणवत्ता में निरंतर वार्षिक सुधारों के लिए मानक प्रदान करना ये भी है। तो ये सभी उद्देश्य है। यहाँ पर नवाचार को हमेशा बढ़ाना है। शिक्षा का विषम संविधान के किस सूची में शामिल है? तो ये कौन से सूची में है? ये सवाल पूछा गया है। शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल है, ये सवाल पूछा गया आपका। स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक 2019 के महत्वपूर्ण शिक्षा के वितरण में के आकलन के लिए कितने संकेतकों में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है आपका 30। आगे देखेंगे, केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति प्रारूप 2019 तैयार करने हेतु वर्ष 2016 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी? ये इम्पॉर्टेंट सवाल है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित है और इसका हमने जिक्र भी किया है, जो आपको बताया था के कस्तूरीरंगन न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अध्यक्ष था। तो ये जो आपको थ्योरी क्लास मिला था उसमें बताया गया ये सारी चीज़ें। नई शिक्षा नीति प्रारूप 2019 में निम्न में से किसको शामिल किया गया है? तो यहाँ पर सभी को शामिल किया गया है। नई शिक्षा नीति प्रारूप 2019 के अंतर्गत नर्सरी से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई को कितने चरण में, अब कितने चरण में विभाजित किया गया है दोस्तों? 4 चरण में। और ये चरण भी हमने डिस्कस किया है वहाँ पर। नई शिक्षा नीति प्रारूप 2019 में कितने भाषाओं में नीति का प्रस्ताव किया गया है? चलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर जल्दी से दे देंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रीमियर में सेट है, आप लोग देख लेंगे और क्वेश्चन तो आप लोगों का प्रैक्टिस होगा। नई शिक्षा नीति प्रारूप 2019 के अंतर्गत निम्न में से एक किसकी प्रावधान किए जाने की बात कही है? राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण गठित किया जाना चाहिए, ये बात कही गई है। लड़कियों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए, लगभग सभी नीतियाँ कहती हैं। शिक्षण के बहुविकल्पीय तरीके अपनाएं, बिल्कुल अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं, तो ये भी बेहतर है। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर प्रावधान में कही गई हैं नई शिक्षा नीति प्रारूप 2019 में। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE एक कौन सी क्षेत्रीय समितियाँ? अब इसके 4 समितियाँ हैं। NCTE का 4 समितियाँ हैं। यहाँ में से कौन है? यहाँ में से सभी हैं। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, ये इम्पॉर्टेंट है आपका। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के कार्यों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? इसका कार्य क्या है? चलिए ये सब हमने बहुत बार डिस्कस करा है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रोन्नत करना, बिल्कुल। अध्यापक शिक्षा, जो टीचर ट्रेनिंग कॉलेज होते हैं उनका मॉडल अध्ययन तैयार करना, शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहित करना, ये सभी इसका कार्य है साथियों। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के संबंध में निम्न में से कौन असत्य है? असत्य, गलत कौन है? जो बच्चों पर गलत इम्पैक्ट डालेगा वही गलत होगा, क्योंकि जो भी रूपरेखा नीति बनता है वो बच्चों का डेवलपमेंट को ध्यान में रख कर के ही बनाया जाता है। अगर नेगेटिव पहलू मिलते हैं तो वो सीधा नहीं होगा। इस रूपरेखा के अनुसार बच्चों के आकलन की दैनिक गतिविधियां एक सही तरीका है। दैनिक गतिविधियां से आकलन, बिल्कुल ये बात सत्य है। इस पाठ्यचर्या में कक्षा प्रथम से ही मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा में भी देने की वकालत करता है। बिल्कुल, प्रथम भाषा तो यहाँ मातृभाषा है, साथ में अंग्रेजी का भी यहाँ पर बात है, ये भी सही है। 2005 में इसको प्रकाशित किया गया था NCF को, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए 2005 नाम पड़ा। तो यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित में से एक कौन सा शामिल है? अब यहाँ पर पूछ दिया है शामिल है। यह बालक को क्या और कैसे पढ़ाया जाए विषय पर ध्यान केंद्रित, बिल्कुल सही बात है। ये पाठ्यचर्या पे बेस्ड ही है, तो ये तो करेगा ही। 2005 का उदाहरण रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से प्राप्त हुआ है। बिल्कुल, पाठ्यचर्या को इस प्रकार से संवर्धित किया गया है ताकि बच्चों का सार्वभौमिक विकास हो। बिल्कुल, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। यहाँ उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के दस्तावेज में पाठ्यचर्या के निर्माण हेतु किस निर्देशात्मक सिद्धांत का प्रस्ताव रखा गया है? चलिए, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका परिप्रेक्ष्य, अधिगम, ज्ञान, विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण। उपरोक्त सभी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे शिक्षा संबंधी कार्यक्रम या योजनाएं। केंद्र सरकार द्वारा साक्षर भारत मिशन की शुरुआत कब की गई है? चलिए, करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा 2009 में। देश में साक्षर भारत मिशन निम्नलिखित में से किसको पुनर्गठित करके शुरू की गई है? आंसर मार्क कीजिएगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को साथियों। साक्षर भारत मिशन के संबंध में एक कौन सा कथन सत्य है? कथन सत्य यहाँ पर कौन सा है? इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में लिंग असमानता को दूर करना। बिल्कुल, लिंग भेदभाव से बचना है, तो ये यहाँ पर सही बात है। साक्षर मिशन है तो लिंग असमानता को दूर करेगा ही। 85% लाभार्थी महिलाएं होंगी, ये भी बात है, ये भी सही बात है। इसके अंतर्गत कुल लक्ष्य का 50.10 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय के आरक्षित होंगे। बिल्कुल सभी हो जाएंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्रारंभ की गई है। अभियान ये प्रारंभ की गई है दोस्तों 2009 में। आगे देखेंगे यहाँ पर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के उद्देश्यों में से एक कौन सा? माध्यमिक शिक्षा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा नीति वो अलग था, ये शिक्षा अभियान है, तो गलत नहीं करना है। ये सभी हो जाएगा। एक निश्चित दूरी पर माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना करना, कक्षा 9वीं 10वीं में 5 वर्ष के भीतर 75% नामांकन सुनिश्चित करना, लिंग, सामाजिक, आर्थिक और असशक्त अवरोधों को दूर करना, जो भी बाधाएं हैं उनको दूर करना। भारत में सर्वाधिक अभियान सर्व शिक्षा अभियान। चलिए, सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़े सब बढ़े स्लोगन था। 2001 में ये शुरुआत हुआ था साथियों। ये सब हमने डिस्कस करा है। सर्व शिक्षा अभियान का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? चलिए, उद्देश्य कौन सा नहीं है? स्कूलों, अतिरिक्त कक्षा कमरों, अध्यापकों, स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए विशेष परीक्षण, ये तो बिल्कुल होना चाहिए कि सर्व शिक्षा अभियान में ये सब उद्देश्य है। पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था करना, बिल्कुल। प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर लैंगिक सामाजिक अंतर को दूर करना, जो भी सामाजिक और लिंग के आधार पर भेदभाव है उसको दूर करना, तो ये सभी उद्देश्य थे। यहाँ पर डी आपका गलत हो जाएगा, तो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, ये सब हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। 1995 में साथियों। राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में केंद्र तथा राज्यों की भागीदारी का अनुपात, राज्य तथा केंद्र का अनुपात कितना होता है भागीदारी का? ये भी हमने शॉर्ट नोट्स में आपको दिया हुआ है। 75:25। राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक स्तर में बच्चों को कितने कैलोरी एवं प्रोटीन युक्त भोजन उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है? चलिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा 450 कैलोरी एवं 12 ग्राम प्रोटीन। आगे देखेंगे केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल नीति 2012 में कब मंजूरी प्रदान की गई? चलिए, यहाँ पर हो जाएगा 2013 करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय बाल नीति 2012 के संबंध में निम्न में से एक कौन सा कथन सत्य है?
राष्ट्रीय बाल नीति का भी हमने चर्चा किया हुआ है। चलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो ये सभी हो जाएंगे। सभी कथन सही हैं, सभी कथनों को ध्यान से आप लोग देख लेंगे। समग्र शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस पूर्ववर्ती योजना का समाहित करता है? तो ये करता है दोस्तों समग्र शिक्षा अभियान में सर्व शिक्षा अभियान भी आता है, ये अभियान शिक्षक शिक्षा अभियान, ये सभी आते हैं आपके। समग्र शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस स्तर पर सामंजस्य बनाने में मदद करेगी? चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा आपका क्षेत्रव्यापी विकास कार्यक्रम, योजना कार्यान्वयन तंत्र, लेन देन की लागत, सभी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। समग्र शिक्षा अभियान के उद्देश्यों में निम्नलिखित में से एक कौन शामिल है? चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा आप सभी का सभी हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा ऑप्शंस को। समग्र शिक्षा अभियान के मुख्य परिणामों को किस रूप में परिकलित किया गया है? समग्र शिक्षा अभियान सार्वभौमिक पहुंच सबके लिए, क्षमता, गुणवत्ता, ये सभी को ध्यान में रखा गया है। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्र और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर कितनी हिस्सेदारी है? 60:40 याद रखिएगा। समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों में निम्न एक कौन सा प्रावधान शामिल है? सार्वभौमिक पहुंच, निगरानी करना, कार्यक्रम प्रबंधन, ये सभी शामिल हैं। समग्र शिक्षा अभियान पोर्टल की एक कौन सी विशेषताएं हैं? यहाँ भी जितनी है दोस्तों सभी हो जाएंगी। सतत विकास लक्ष्यों यानी कि SDG के अंतर्गत कितने लक्ष्यों को शामिल किया गया है? यहाँ पर शामिल किया गया है 17 लक्ष्यों को। सतत विकास लक्ष्यों के उद्देश्यों के तहत कब अधिक संपन्न, अधिक समतावादी और अधिक संरक्षित विश्व की रचना करना है? कब तक? यह 2030 तक का यहाँ पर इसका लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक ये सारी चीज़ें संपन्न करनी है। सतत विकास लक्ष्य SDG 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? SDG किससे संबंधित है? आप लोग आंसर करेंगे यहाँ पर। समावेशी शिक्षा और समान स्तरीय शिक्षा, समावेशी शिक्षा और समान स्तरीय शिक्षा। सतत विकास लक्ष्य SDG के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक शामिल है? SDG में यहाँ पर कौन शामिल है? आप लोग जल्दी से आंसर मार्क करेंगे। शिक्षा में लैंगिक असमानताओं को समाप्त करना, बिल्कुल जो भी लिंग भेदभाव है उसको समाप्त करना है। कमज़ोर लोगों के लिए शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के सभी स्तरों का समान पहुँच सुनिश्चित करना, ये भी है। गरीब लड़के लड़कियों मुफ्त भोजन, ये सब भी करना है। सभी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नवोदय विद्यालय की तर्ज पर कब तक अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए एकलव्य विद्यालयों की स्थापना की जाएगी? 2022 तक की थी। क्वेश्चन अभी नहीं होना चाहिए लेकिन क्वेश्चन छपा हुआ पहले का। केंद्र सरकार द्वारा झारखंड राज्य में कितने नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापना करने की स्वीकृति मिली है? झारखंड में दोस्तों कितने मॉडल स्कूल्स बने हुए हैं या स्वीकृति मिले हैं? 81 था तो यहाँ पर 80 ही ऑप्शन है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय 50% से अधिक जनजाति वाले क्षेत्रों और आदिवासी लोग वाले प्रत्येक ब्लॉक में स्थापित किए जाने का प्रावधान है। चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 20,000। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के तहत कितने से कितने कक्षा तक की शिक्षा का आवासन, खाना पीना, पोशाक, पाठ्य सामग्री निःशुल्क प्रदान की जाएगी? तो दोस्तों 6ठी से 12वीं, 6 क्लास से 12 क्लास तक
अब यहाँ पर इस वीडियो में देखिए जो शिक्षा नीतियाँ हैं, जैसे आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कोठारी आयोग और 1992 की शिक्षा नीति, ये सबसे क्वेश्चन नहीं हुए हैं। तो इनके जो मिक्स वीडियो आएंगे या फिर टेस्ट आएंगे, उनमें से ही किसी टेस्ट में या कोई जो लाइव सेशन होगा उसमें कवर हो जाएंगे। और बाकी सेपरेट मैराथन बना दिए हैं, सेपरेट मैराथन बना दिए हैं। जो पहले के मैराथन क्लास हुए हैं उनके सेपरेट बन गया है, तो उनको आप लोग ज़रूर देख लीजिए। धन्यवाद। फ़िलहाल इतना ही, ये रिकॉर्डेड था। जैसा कि मैंने बताया कि आज का शेड्यूल बिजी है, तो मैं पहले ही रिकॉर्ड करके रख दिया था।